प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, कौशलपुर के राजा यानी अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसाइए। ऐसा करने पर आपका सभी कार्य सफल होगा। रामनगरी अयोध्या, जहां राम दरबार की स्थापना हो चुकी है, करोड़ों भक्तों की आस्था का वो केंद्र है। यहाँ 16 महीने के बाद एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर में अब श्रद्धालु रामलला के साथ साथ राजा राम के भव्य रूप के भी दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी मुख्य मेहमान थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार सज गया है। भक्त जो हैं, श्रद्धालु हैं, उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ बाहर राम मंदिर के हैं, भजन गा रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। आप बताइए, आज तो राम दरबार सज गया। जी बिल्कुल, जय सिया राम। जो कल्पना के विषय थे, जैसे हमारे संत कहते हैं, वनवासों में उम्र कटी, रातें बीती रोते रोते, तब जाके ये भेद खोला, सोने के हिरन नहीं होते। हम लोग इतिहास के पन्ने में केवल कल्पना करते थे, कभी राम राज्याभिषेक की कल्पना, अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में राम राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होंगे, वो कल्पना में केवल था। आज वो हकीकत में हो रहा है। टाट वाले राम जी ठाट में है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप बताइए, राम दरबार सज गया। निश्चित रूप से कल्पना ते कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे। भूतो न भविष्यति, वह आज जो है त्रेताकालीन जो अयोध्या की हम लोग कल्पना करते थे, आज वह साकार हो रहा है। मूर्त रूप में भगवान का प्रतिष्ठित हो चुका है। आप देख सकते हैं आज का जो संयोग है, मणिकांचन संयोग है। एक तरफ माँ सरयू की जन्म महोत्सव, दूसरी तरफ माँ गंगा की पावन जो है दशहरा पावन पर्व, तीसरी तरफ भगवान के दिव्य दरबार का प्राण प्रतिष्ठा, परिकरों के साथ प्रकोटे में प्रतिष्ठा, और जिन महापुरुषों के कर कमलों द्वारा हो रहा। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का भी जन्म जयंती है। मंदिर में जैसे राम जी का जो भाई भाई का प्रेम है, पिता पुत्र का जो संबंध है, कि एक पिता के कहने से राम जी 14 साल वन चले गए, ये सारी बातें मन में आती हैं। आज जो आतंकवाद और दुनिया भर का अपराध हो रहा है, ये मंदिर में जाने से ही खत्म होगा। राम जी के आदर्शों को आत्मसात करने से ही खत्म होगा। रामलला और राम दरबार दोनों भगवान राम के जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। एक में बाल्यकाल की मासूमियत है, तो दूसरे में राजसी गरिमा है। रामलला का स्वरूप जहां भक्तों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाता है, तो वहीं राजा राम का दरबार उनके आदर्श, शासन और मर्यादा का प्रतीक है। भक्तों को अयोध्या में इन दोनों के दर्शन का अनूठा और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। राजा रामचंद्र अपने परिवार के साथ दरबार में विराज चुके हैं। सुबह 11:25 पर अभिजीत योग में राम दरबार में रखे गए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रभु राम और माता सीता की मूर्ति एक ही पत्थर में है, जबकि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां अलग अलग पत्थर की बनी हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, जो राम जी और सीता जी एक ही पत्थर में बनाई है। 4.5 फीट की मूर्ति है, और वो भी 4.5 फीट की मूर्तियां हैं। जो पीछे जो लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, और 3-3 फीट के बैठे हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न जी हैं। तो ऐसे पूरा परिवार है। आज गंगा दशहरा है, यानी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन। आज के दिन ही भगीरथ की साधना से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसीलिए राम दरबार को स्थापित करने के लिए इस शुभ दिन को चुना गया। साथ ही द्वापर में प्रभु राम अभिजीत मुहूर्त में ही प्रकट हुए थे। इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। राम दरबार के साथ साथ 7 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रथम पूज्य गणपति प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम भक्त महाबली हनुमान, सूर्यवंशी श्री राम के कुलपिता सूर्यदेव की मंदिर के अलावा भी मां भगवती और अन्नपूर्णा माता के साथ साथ शेषावतार मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राम दरबार की तस्वीर है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब आप जब भी राम लला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर जाएंगे तो राम दरबार के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु श्री राम जिन्होंने पीत वस्त्र का पीतांबर धारण किया, माता सीता करबद्ध नमन किए हुए, हनुमान जी और भरत उनके चरणों के पास और लक्ष्मण शत्रुघ्न बाएं और दाएं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरबार के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पर शिवलिंग है। दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिण भुजा के मध्य में महाबली हनुमान का मंदिर है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में सूर्यदेव का मंदिर है। उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तर दिशा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो जो उन्होंने उसमें गाया है, अगर जीवंत उदाहरण देखना हो, साक्षात उस प्रभु का उसी स्वरूप में दर्शन करना हो, तो दौड़े चले आइए अयोध्या की पावन धरा पे। वह दिव्य अलौकिक क्षण का जो सनातनी ललायत थे, उसका दर्शन करने के लिए तो आज श्याम स्वरूप भगवान श्री राम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाया श्री सीताया पतये नमः। सीता के साक्षात पति स्वरूप में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ यह अयोध्या में विराजित हो चुके हैं। आप सभी लोग इस दिव्य अलौकिक का दर्शन करेंगे तो समझ लीजिए उसी समय जो राम राज्य की परिकल्पना थी, जो अयोध्या में भगवान राम विराजित थे, आज वही राम आज हमारे अयोध्या में आकर के विराजित हो गए, क्योंकि मैंने जो दर्शन किया है आज वही रूप में पाया है। दुनिया भर के सनातनियों की वर्षों पुरानी आस पूरी हो रही है। अयोध्या में राम दरबार स्थापित हो गया है। राम नगरी का वैभव पूरी दुनिया देख रही है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र,
किल किलात उठत धाया, किल किलात उठत धाया, गिरत भूमि लट पटाया, गिरत भूमि लट पटाया। धाय माया गोद लेत, धाय माया गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साक्षी बने हैं। आज योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है। मतलब सनातनियों के लिए आज बेहद सुखद ट्रिपल संयोग है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे, राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन किए और आशीर्वाद लिया। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, पूजा की, देश और प्रदेशवासियों की तरक्की और समृद्धि की प्रार्थना की। 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम का दरबार सजा है, तो ऐसे में राजा राम के दरबार को सजाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सम्मानित किया गया। बर्थडे के मौके पर सीएम योगी को मुकुट और ताज पहनाया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जैसे द्वापर में राजा रामचंद्र ने राम राज्य स्थापित किया था, ठीक वैसे ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य लाएं। अयोध्या में अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहाँ की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। और सीएम योगी इस वक्त सरयू नदी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए एक तस्वीर आपको सरयू नदी की भी दिखाती हूं। सरयू नदी को प्रभु श्री राम ने भी इस नदी की पूजा की थी जब उनका अयोध्या से लौटना हुआ और अयोध्या वापस आना हुआ। तो सरयू की महिमा यह है कि जैसे गंगा को मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है, ठीक वैसे ही सरयू नदी को भी उपमाएं दी गई हैं। इस वक्त नदी की जो पूजा का विधान है, ठीक उसी विधान के साथ, दूध के साथ, गंगा जल के साथ सरयू का पूजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका आज जन्मदिन भी है, वो सरयू नदी का पूजन कर रही हैं। आज तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महाअनुष्ठान में उन्होंने भी सहभागिता निभाई। अब बात करेंगे बेंगलुरु की। बेंगलुरु में भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, हादसे के बाद कैसे चल रहा है ब्लेम गेम, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 2 कैदियों के बीच झड़प में एक कैदी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पेशी के लिए कैदियों को कोर्ट के लॉकअप में लाया गया था, जहां 2 कैदी आपस में भिड़ गए और अमन नाम के एक कैदी की मौत हो गई। अमन झड़प के दौरान बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। संवाददाता संजय शाह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। संजय, जिस कैदी की मौत हुई है, क्या वो बहुत खतरनाक कैदी था? क्या और जानकारी सामने आ रही है?
जी बिल्कुल मीनाक्षी, इस पे आईपीसी की धारा 307 और 34 का मुकदमा चल रहा था, जिसमें पेशी के लिए कोर्ट में आया था। यहीं पर कैदियों के बीच झड़प हुई है और झड़प के दौरान इससे चोट लगी, जिसके बाद इसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरी घटना की तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है कि पूरी घटना की वजह क्या थी और किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसकी तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये जो आरोपी है जिसकी मौत हुई है, अमन है, जो कि गोविंदपुरी दिल्ली का रहने वाला है। इसके ऊपर 2017 में ये एफआईआर दर्ज हुई थी, हत्या का प्रयास का मामला था और इसी मामले में कोर्ट में पेशी के लिए अमन आया हुआ था, जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है। आपको बता दें कि जो हमला करने वाले लोग हैं उसमें 2 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें से एक जितेंद्र है और जयदेव है, लेकिन पूरी घटना की तहकीकात पुलिस कर रही है। इसके बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल संजय, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली में कोर्ट कैंपस में झड़प में खून बहा तो वहीं बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मातम में तब्दील हो गया। भगदड़ पर अब सियासत छिड़ी हुई है, ब्लेम गेम चल रहा है। कर्नाटक सरकार हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कल यहां क्रिकेट फैंस आईपीएल में आरसीबी टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे और देखते ही देखते जश्न के दौरान भगदड़ मच गई। जहां पहले फैंस खुशी से चिल्ला रहे थे, वहीं थोड़ी ही देर के बाद लोगों की चीख पुकार मचने लगी। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के स्वागत के जश्न में मातम। टीम के स्वागत समारोह के दौरान मची भगदड़। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बिछी फैंस की लाशें। 11 लोगों की मौत की कौन लेगा जिम्मेदारी? भगदड़ के बाद भी क्यों चलता रहा सम्मान समारोह? एक दूसरे पर गिरते लोग किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश। जमीन पर बेसुध पड़े लोग एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं मिलने पर अपने हाथों से बेसुध लोगों को लेकर भागते पुलिस वाले। फिर मौत का सन्नाटा और चारों तरफ बिखरे चप्पल। बेंगलुरु इन तस्वीरों को कभी भूल नहीं पाएगा। जीत के जश्न की जगह मातम, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। हजारों क्रिकेट फैंस आरसीबी की जीत का जश्न मनाने बेंगलुरु पहुंचे थे। आईपीएल में 18 साल बाद मिली जीत के जश्न को यादगार बनाना चाहते थे। अपने फेवरेट प्लेयर्स के हाथों में ट्रॉफी को तस्वीरों में कैद करना चाहते थे। इसलिए जब यह ऐलान हुआ कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में चैंपियंस टीम का सम्मान होगा, तो क्रिकेट फैंस का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आईपीएल ट्रॉफी लेकर आरसीबी टीम जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसका स्वागत करने हजारों फैंस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुद एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया। एयरपोर्ट से जब आईपीएल चैंपियन टीम की बस रवाना हुई तो रोड के दोनों तरफ जमा भीड़ खिलाड़ियों का स्वागत कर रही थी। इसके बाद आरसीबी की टीम पहुंची कर्नाटक विधानसभा, जहां कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने टीम को सम्मानित किया। फिर फोटो सेशन हुआ। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या कुछ होने जा रहा है। विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक 1 किलोमीटर की दूरी में करीब 3 लाख फैंस जमा हो चुके हैं। नहीं गई, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पास टिकट्स भी थे, फिर भी आरसीबी टीम की बस जब विधानसभा से बाहर निकली तो फैंस बेकाबू हो गए। जिन फैंस को सड़क पर जगह नहीं मिली वो पेड़ पर चढ़ गए। कुछ स्टेडियम और इमारतों की गेट पर खड़े हो गए। कुछ तो अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखने की चाहत में बिजली की कवर की हुई तारों को पकड़कर ही लटक गए। पुलिस जब भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई तो लाठी चार्ज शुरू कर दिया। बस यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 को जैसे ही खोला गया, जिन लोगों के पास एंट्री पास था उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जिन्हें पास नहीं मिला था वो भी बेकाबू हो गए।
फिर देखते ही देखते लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। बाहर क्रिकेट फैंस की सांसें थम रही थी, अंदर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न चल रहा था। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे। भगदड़ की खबर मिलने के बाद समारोह को 10 मिनट में खत्म किया गया, लेकिन पूरा माहौल बदल गया था। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 घायल हैं। अभी हादसे में जान गंवाने वालों की भी पूरी तरह पहचान नहीं हो पाई थी कि इस पर सियासत शुरू हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भगदड़ को महाकुंभ के हादसे से जोड़ दिया, तो बीजेपी ने करारा पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने साफ कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की अनबन इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार है। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार सफाई दे रहे हैं कि फैंस की भीड़ अनुमान से ज्यादा थी, इसलिए पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की क्षमता 35,000 दर्शकों की है, लेकिन उस वक्त स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख क्रिकेट फैंस मौजूद थे। Should not have happened. We never expected such a big crowd. Stadium is 35,000 capacity, but more than 3 lakh people were there around the stadium. They have broken the doors itself. It is unfortunate. Gates have been broken. So we fully apologize for this. RCB also has come out with a statement on this. But still we wanted to know the fact and we want to give a clear message. We will do it. The BJP is a double standard. They are doing double standard. They are doing politics. सवाल तो यही है कि आखिर कर्नाटक सरकार भीड़ का आकलन करने में क्यों नाकाम रही? क्या स्वागत करने में जल्दबाजी दिखाई गई? क्या बिना तैयारी के इतने बड़े समारोह का ऐलान कर दिया गया? सवाल ये भी है कि क्या राज्य सरकार ने परेड के लिए बेंगलुरु पुलिस की मंजूरी ली थी? स्टेडियम में एंट्री के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? बीजेपी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद ये समारोह कराया गया। कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? एंड द न्यूज दैट इज कमिंग आउट इज, which in fact the government of Karnataka has to answer, that the police denied any kind of permission to hold such kind of victory march. पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें तो साफ है कि आरसीबी के स्वागत में जल्दबाजी की गई। कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु पुलिस और आरसीबी के बीच कोई तालमेल नहीं था। सुबह आरसीबी ने ऐलान किया कि बेंगलुरु में चैंपियन टीम की विधानसभा से स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकलेगी, लेकिन दोपहर होते होते पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। भीड़ को देखकर पुलिस ने विक्ट्री परेड से इनकार कर दिया। इसके बावजूद आरसीबी ने दोपहर 3:15 बजे ऐलान किया कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में समारोह के बाद विक्ट्री परेड निकलेगी। साथ ही इसमें कहा गया कि फ्री पास उपलब्ध है, इसे लेकर फैंस स्टेडियम में जाएं। इसी के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भीड़ बढ़ने लगी। जिसके पास फ्री पास था वो भी और जिसके पास फ्री पास नहीं था वो भी स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। धक्का मुक्की होने लगी, फिर लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस गेट के बाहर भी आपको जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, ये चप्पल, जूते यहाँ पर लोगों के आपको नज़र आएंगे, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब एंट्री के वक्त यहाँ पर लोगों को अंदर जाने के लिए कहा गया तो यहाँ पर किस तरह की भगदड़ मची होगी। आप देखिए यहाँ पर जो जितने भी ये निशान हैं, आप इस बैरिकेड को देखिए, कितना मजबूत बैरिकेड यहाँ पर ये लगाया गया था, लेकिन ये अब यहाँ से इसको
कह सकते हैं कि तिरछा होकर गिरा हुआ है। एक और बैरिकेड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए गेट के ठीक बाहर जो ये बैरिकेड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये भी पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर चुका है। जब ये कहा गया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पर लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, ताकि जो फैंस के लिए आरसीबी फ्रेंचाइज ने एक थैंक्स गिविंग कार्यक्रम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर रखा है, इसको यहाँ पर फैंस को उसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर टिकट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये कहा गया कि QR कोड जो है एक जनरेट किया जाएगा, उस QR कोड को अपने फ़ोन पर जो भी दर्शक बताएगा उसे गेट से अंदर जाने दिया जाएगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये एंट्री होगी। हालांकि जो एडवाइजरी थी उसमें ये भी कहा गया था कि जो लोग 2 बजे के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम आना चाहते हैं वो ना आएँ, क्योंकि उस वक्त तक इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी कि उनको ही अंदर भेजना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज का काम था। इसके बाद सिद्धारमैया सामने आए, हादसे की न्यायिक जांच का ऐलान किया, 15 दिन में जांच टीम को रिपोर्ट सौंपने को कहा, साथ ही पूरे मामले पर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी। सिद्धारमैया पूरे मामले में प्रयागराज महाकुंभ का एंगल लेकर आ गए और महाकुंभ में हुए भगदड़ की याद दिला दी। बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। ಈ ತರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Comparing to any Kumbh, or you cannot escape your responsibility. So Kumbh and these are totally uncomparable. My second question to Siddaramaiah is, after the occurrence of the death, you continued your celebration. Why did your deputy chief minister went to receive them? ये क्या है? ये सरकार का काम है। ये उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सभी अपने अपने बेटे और पोते पोती सबको लेके आके सेल्फी में लगे हुए हैं। Nobody is bothered about what has happened to the common man. सिद्धारमैया शायद ये भूल गए कि महाकुंभ एक दिन का आयोजन नहीं, ये आयोजन 45 दिन चला। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में ये मिसाल बना, लेकिन कर्नाटक सरकार का मैनेजमेंट ऐसा था कि सिद्धारमैया ने खुद खिलाड़ियों को सम्मानित किया, लेकिन इसे क्रिकेट एसोसिएशन का आयोजन बता दिया। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि भीड़ उम्मीद से ज्यादा थी, तो बीसीसीआई को ऐसे किसी आयोजन की जानकारी ही नहीं थी। दुर्भाग्य से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहूँगा कि हमें आगे से अगर ऐसा कोई आयोजन करना हो तो उसकी तैयारी ठीक से की जाए। लेकिन बीसीसीआई के लिए, क्योंकि कल रात को इवेंट ख़त्म हो गया और बहुत दुखद है क्यों ये घटना हुई, कैसे हुई, इस बात का वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जानकारी लेगी और मैं मानता हूँ जो भी उनको करने लायक होगा वो आगे वो कदम इस बारे में उठाएंगे। कर्नाटक सरकार ने बिना किसी तैयारी के टीम का स्वागत करने का फैसला कर लिया। जब भगदड़ मची तो इसे आरसीबी का आयोजन करार दे दिया। सिद्धारमैया और उनके डिप्टी सीएम को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस पर रिएक्ट कैसे करें। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बीजेपी और जेडीएस पर डेड बॉडी पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रहे हैं। अब भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। डिप्टी सीएम शिव कुमार इस बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। BJP and JDS always place politics on dead bodies. That is their life. This one, their agenda, political agenda. But they should see what they have done. We are deeply hurt. It is our own family, all the members, the image of Karnataka, the image of Bangalore. Yes, we take it. We are not blaming on others, though it has happened very unexpectedly. We never expect, no one expected such a crowd. 18 after 18 years, I don't know what was boiling in the youngsters. They all came.
तो कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचे और जायजा लिया कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे। भगदड़ कैसे मची ये तो जांच रिपोर्ट से साफ होगा, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी आयोजन के दौरान भगदड़ मची है। अक्सर खेल आयोजन से लेकर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ की खबर आती रहती है। इस बारे में कई बड़े रिसर्च हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड की ETH ज्यूरिख में कंप्यूटेशनल साइंस के प्रोफेसर डर्क हेल्बिंग के मुताबिक अक्सर लोगों के डर की वजह से भगदड़ की शुरुआत होती है। भीड़ में मौजूद लोगों के डर और घबराहट के कारण उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर दम फूलने लगता है। घबराहट में लोग भागने और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। एक और रिसर्च में सामने आया है कि गिरने के बाद दम घुटने से 30 सेकंड में आदमी बेहोश हो जाता है और 6 मिनट के अंदर उसकी सांसें थम जाती है। रिसर्च के मुताबिक अगर कम जगह में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो चलने के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे हालात में भीड़ में टर्बुलेंस बढ़ता है जिससे भगदड़ बचती है। बेंगलुरु में भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिलहाल 11 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अगर कर्नाटक सरकार ने पहले ही दूसरे आयोजनों में मची भगदड़ों से सबक लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कर्नाटक की बेंगलुरु में भगदड़ ने खुशी को गम में तब्दील कर दिया तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। असम से लेकर मणिपुर और सिक्किम तक जल प्रहार का असर देखने को मिल रहा है। पानी का सैलाब लोगों के लिए काल साबित हो रहा है। कई लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। असम में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी के प्रकोप से कैसे सहम रही है जिंदगी, देखिए इस रिपोर्ट में। पानी की जानलेवा रफ्तार, नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार। असम टू मणिपुर बाढ़ से बुरा हाल। पचास की मौत, हजारों लोग फंसे। रेस्क्यू में एयरफोर्स, NDRF जुटे। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित असम है। असम के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। आम जनजीवन के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। असम के काजीरंगा पार्क की ये तस्वीरें देखिए। मॉनसून की दस्तक से जून की शुरुआत में ही बाढ़ से आफत आ गई। यहाँ के निचले इलाकों में पानी भर गया। वन्य जीवों की निगरानी के लिए बनाए गए 45 कैंप बाढ़ में डूब गए हैं और जानवरों की जिंदगी खतरे के साए में है। असम के मोरीगांव में बाढ़ की वजह से कई गांवों का कनेक्शन आपस में टूट गया है। लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। असम में 2 और लोगों की जान चली गई। 29 मई से अब तक अकेले असम में 19 लोगों की जान गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जिलों में बाढ़ और बारिश से 6,79,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1,449 गांव में 14,977 हेक्टेयर से ज्यादा फसल भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम के श्रीभूमि में सबसे ज्यादा 2,59,601 लोग प्रभावित हैं। उसके बाद हैलाकांडी में 1,72,439 और नगांव में 1,02,716 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 190 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जो बेघर हुए 39,746 लोगों को छत देने का काम कर रहे हैं। असम की श्रीभूमि की हालत देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई देगा। यहाँ भी खेत के खेत पानी में डूबे हैं। आबादी वाले इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिलचर का दौरा कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कई राहत शिविरों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना।
कछार जिले के कुल 146 गांव अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि बराक नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन जिले के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। असम के नागांव में कामपुर मंडल के इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोग बोट के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। गुवाहाटी में भी तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिलचर में स्कूल, सरकारी दफ्तरों के अंदर तक पानी भरा है। लोग अपने घरों को खो चुके हैं। बाढ़ का पानी असम के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। असम में मूसलाधार आफत से लोग बेहाल हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई और राज्यों में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड का सितम दिखाई दे रहा है। मणिपुर से लेकर सिक्किम भारी बर्बादी का मंजर है। लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। एयरफोर्स रेस्क्यू में लगी हुई है। हालात पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल प्रहार से त्राही त्राही कर रहा है। मणिपुर में बाढ़ से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 10,477 घरों को नुकसान हुआ है। नदियों के उफान पर होने की वजह से राजधानी इंफाल के कई इलाके और पूर्वी जिले पानी पानी हो गए हैं। नदियों का पानी इन इलाकों में भर गया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मणिपुर के अलावा सिक्किम में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बेहद खराब हैं। कई लोग पानी के बीच खतरे में हैं। यहां रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को लगाया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने उत्तरी सिक्किम में बाढ़ बचाव कार्यों के लिए पाकयुंग एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी। दूर बसे चाटन क्षेत्र से 2 अमेरिकी नागरिकों सहित 33 लोगों को सुरक्षित निकाला। नॉर्थ सिक्किम में 310A नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान गंगटोक चुंगथांग रोड को हुआ है। हालात को देखते हुए सिक्किम सरकार ने टूरिस्ट के लिए कई पर्यटन केंद्र बंद कर दिए हैं। नॉर्थ सिक्किम का 310A राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रास्ता का हालत है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर जो पुल था वो पुल टूट चुका है, जिसके वजह से लाचुंग और लाचेंग जाने वाली जो रास्ता है 310A राष्ट्रीय राजमार्ग वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और लाचुंग और लाचेंग यहाँ से फिलहाल के लिए जाना मुमकिन नहीं है। तो जिसके लिए सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि कोई भी पर्यटक लाचुंग और लाचेंग ना जाए। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है नदी का तेज बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और नदी सीधा जाके जा रहा है तीस्ता नदी पे और तीस्ता नदी पे भी काफी ज्यादा बहाव देखने को मिल रहा है और तीस्ता नदी के आसपास जितने भी घर है उस घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसके साथ साथ घर टूट चुका है। तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए ये 310 राष्ट्रीय राजमार्ग जो रास्ता लाचुंग और लाचेंग को जोड़ती है वो रास्ता फिलहाल के लिए कट ऑफ हो चुका है, जिसकी वजह से लाचुंग और लाचेंग पहुंचना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक्टिव होने के बाद से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज बरसात होने के चलते स्थिति बेहद खराब है। हम लोग इस वक्त है नॉर्थ सिक्किम के फेडांग में और फेडांग में जैसे कि देखा जा रहा है भारी बारिश के कारण यहाँ पर तीस्ता नदी का जो पानी है उस पानी में काफी ज्यादा बहाव है और नॉर्थ सिक्किम में जैसे कि देखा जा रहा है इस भारी बारिश के कारण नदी में पानी बहुत ज्यादा बहाव है और इस बहाव के कारण नदी को रोकने के लिए जो कंक्रीट का चद्दर बनाया गया था वो कंक्रीट का चद्दर भी टूट गया है। इसके साथ साथ उसके लगे हुए जो रोड है यानी कि यही रास्ता जो दिखाई दे रहा है ये रास्ता सीधा सिक्किम से नॉर्थ सिक्किम को जोड़ती है, तो ये रास्ता भी टूट चुका है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये नदी का बहाव इतना बढ़ गया है, जिसके कारण ये बहाव के कारण ये रास्ते भी टूट चुका है। इसके साथ साथ और एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तीस्ता नदी के पास में
जितने भी घर है वो घर भी टूट चुका है और इस घर में जो लोग रहते थे उनको अलग जगह में शिफ्ट करवा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इस घर का देखने से पता चल रहा है कि कितना भारी नुकसान हुआ है और हर जितने भी घर है सब घर पानी के नीचे चला गया है। और भारी बारिश और भी होगा नॉर्थ सिक्किम में तो और भी ज़्यादा ऐसे ही डिजास्टर बनते रहेगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल भी मौसम विभाग का जो कहना है कि और भी बारिश हो सकता है। तो बारिश और बढ़ेगी तो इतना कठिनाई और भी बढ़ सकती है, ऐसे ही आशंका जताई जा रही है। असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे प्रदेशों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है और अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश की वार्निंग दी है, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं।